हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यार आप अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा। मैं इसका शुरुआत बहुत ही बेसिक से करूंगा और आप तक इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, जो कि यार आपके एग्जामिनेशन में आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इवन यू विल बी मोर स्किल्ड टू नो दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जैसे कि हम लोग अपने परिवेश में समानताओं की बात करते हैं। समानताओं जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हाइट आपके सिस्टर के हाइट के बराबर है, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपके जो गाड़ी है उसका माइलेज मेरे गाड़ी के माइलेज के बराबर है, या मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर का एरिया मेरे घर के एरिया के बराबर है। ऑलराइट, या फिर मैं आपसे कहता हूं मान लो कि इस कंटेनर का वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। तो यार ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समानताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन यार इन्हीं समानताओं को मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुछ विशिष्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि राम के वजन श्याम के वजन के बराबर है, या फिर मैं अगर आपसे कहता हूं कि तुम्हारा हाइट तुम्हारे भाई के हाइट के बराबर है। तो यार जैसे कि हम लोग यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम के वजन जो है वो श्याम के वजन के बराबर है, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि तुम्हारा जो हाइट है वो तुम्हारे भाई के हाइट के बराबर है। तो यार ये जो हम लोग समानताओं को कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी दो समानताओं यानी दो समान क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, समान है। अब ये देखो समानताएं चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ हाइट, डेप्थ, वॉल्यूम और इट कैन बी एनीथिंग यार। तो कहने का मतलब कि अगर जब भी हम लोग दो समान वस्तुओं को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में एक विशिष्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और वो सिंबल क्या है, इक्वल का साइन। वो सिंबल क्या है, इक्वल का साइन। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल का साइन। इक्वल का साइन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ इक्वालिटी या फिर सिंबल ऑफ इक्वालिटी। ऑलराइट, यहां पर हम लोग को इनइक्वालिटी पढ़ना है, बट यार चूंकि मैं इसका शुरुआत बहुत ही बेसिक से कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आपको बहुत ही बेसिक से यहां पर बताते चलूं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि जब भी हम लोग दो समान क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दो समान क्वांटिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशिष्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और वो सिंबल क्या कहलाता है, सिंबल ऑफ इक्वालिटी, या फिर आप कह सकते हो साइन ऑफ इक्वालिटी, या फिर सिंपली आप ये भी कह सकते हो क्या, इक्वल के साइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो वस्तुओं को कंपेयर करने के लिए, अगर वो दोनों वस्तु समान हो इन वैल्यू। समान हो इन वैल्यू का मतलब जैसे कि आपको बताया कि वैल्यू चाहे कुछ भी हो, किसी भी टर्म में वैल्यू हो सकता है। तो आई थिंक ये चीज तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी हम लोग दो समान वस्तुओं को कंपेयर करते हैं और उनको मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तो उनके एक्सप्रेशन हेतु हम लोग एक विशिष्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, साइन ऑफ इक्वालिटी। बट यार अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जब हम लोग समानताएं या फिर सर्वांग समताएं लागू नहीं कर सकते। समानताएं या सर्वांग समताएं लागू नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये होता है फ्रेंड कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये वस्तु इस वस्तु के बराबर है। कहने का मतलब जैसे यहां पर देखिए मैं आपको बताया कि राम के वजन श्याम के वजन के बराबर है। दो वैल्यू अगर इक्वल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते थे, साइन ऑफ इक्वालिटी के मदद से यहां पर हम लोग लिख दे रहे थे, एक्सप्रेस कर दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जब हम लोग इसको लागू नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका आयु जो है मेरे आयु से कम है या फिर ज्यादा है, हो सकता है ना। या फिर मैं आपसे कहता हूं कि इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो इस कंटेनर के वॉल्यूम से ज्यादा है या फिर कम है, आपका वेट मेरे वेट से ज्यादा है या फिर कम है। तो यार ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये समानताएं नहीं है। अगर मैं चाहूं कि यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम का वजन श्याम के वजन से ज्यादा है, तो क्या हम लोग इस सिंबल के माध्यम से इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं? अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर जैसे मैं आपसे कहता हूं कि राम का जो वजन है फ्रेंड, राम के वजन क्या है, श्याम के वजन से ज्यादा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशिष्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट,
अगर मैं आपसे कहता हूं कि तुम्हारा हाइट जो है तुम्हारे भाई के हाइट से कम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विशिष्ट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और यही सिंबल क्या कहलाता है फ्रेंड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या कहलाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंबल से ही शुरू करते हैं और इससे अपना जान पहचान बढ़ाते हैं। मैं यार यहाँ पर आपके लिए सभी सिंबल को लिखूंगा और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको मेमोराइज कर लें, ताकि परीक्षा में जब आपका सामना किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से हो तो वो आसानी से सोल्व हो जाए। तो यार सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालो, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब यहां पर आप देखो, अगर दो क्वांटिटी के बीच में कहीं पर आपको इस टाइप के सिंबल दिखाई देता है, ये सिंबल अगर आपको दिखाई देता है तो इसको तो आप भली भांति जानते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वल टू। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्वल टू पढ़ेंगे। ऑलराइट, आई थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी दो क्वांटिटी होता है और उस दो क्वांटिटी के बीच में अगर ये सिंबल मिलता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इक्वल टू। और इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है इन वैल्यू। ऑलराइट, वहीं अगर मान लीजिए कि दो क्वांटिटी के बीच में कहीं पर आपको इस टाइप के साइन मिलता है, क्या मिलता है, इस टाइप के साइन, तो इस साइन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस साइन को हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। आप इसको लिखते जाइए, अंततः आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखते जाइए और लिखते जाइए। ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। ऑलराइट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों क्वांटिटी में एक क्वांटिटी ज्यादा है, यानी दोनों बराबर नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो, एक क्वांटिटी ज्यादा है और दूसरा क्वांटिटी कम है। वहीं अगर मान लो कि दो क्वांटिटी के बीच में कहीं पर आपको इस टाइप के सिंबल मिलता है, इस टाइप के सिंबल मिलता है, तो इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, है तो वही सिंबल जो आप ऊपर में देख रहे हो, लेकिन उसके साथ क्या है, एक और लाइन खींच दिया गया है। तो इस अगर इस टाइप के सिंबल आपको मिलता है तो इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। इसका सीधा सा मतलब अगर आप पूछो कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कि या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू होगा, या फिर क्वांटिटी ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। लेकिन अभी हम लोग को उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि फिर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी बस आप इतना ही देखते चलो कि हम लोग इस सिंबल को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, बस नाम आप जानो, बाद में मीनिंग आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे। बस आप नाम याद रखो, इस सिंबल को आप जानते हो, इसको क्या कहते हैं, इक्वल टू। इस सिंबल को क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। और इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑलराइट, ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि जैसा ही ऊपर में सिंबल है वैसा ही नीचे है, इसमें एक लाइन है, तो इस टाइप के सिंबल को क्या कहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। वहीं अगर मान लो कि आपको दो क्वांटिटी के बीच में इस टाइप का सिंबल दिख जाए, तो इस क्वांटिटी, इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन। क्या कहेंगे, लेस देन। तो आप यहां पर लिख दो, इसको क्या कहेंगे, लेस देन। लेस देन, आप इसको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या हुआ, लेस देन। वही लेस देन है, और यहीं पर मान लो कि अगर आपको ऐसा मिलता है, लेस देन के साथ में एक और लाइन ऐसे मिल जाता है, तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू। लेस देन मतलब वही सिंबल है ना यार, इसलिए लेस देन वहीं तक रहेगा, मतलब वो जो ऊपर में लिखा वही चीज नीचे भी आ जाएगा, लेकिन एक लाइन और साथ में हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू। बस नाम आपको याद रखना है, अभी के लिए आप बस नाम याद रखो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल इक्वलिटी को शो करता है और कौन सा सिंबल इनइक्वलिटी को शो करता है। तो यार जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट सिंबल है वो किस चीज को शो करता है, इक्वलिटी को शो करता है। वहीं अगर आपको कहीं पर दो क्वांटिटी के बीच में इस टाइप का सिंबल मिल जाए या इस टाइप का सिंबल मिल जाए, तो ये दोनों सिंबल किस चीज को शो करते हैं, सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी, अर्थात इनइक्वलिटी को शो करते हैं। वहीं कभी कभी आपको इस टाइप के सिंबल भी देखने को मिल सकता है कि इक्वल साइन को दे करके उसको बीच से कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दे रहा है, तो ये सिंबल भी किस चीज को शो करता है, इनइक्वलिटी को ही शो करता है।
ऑलराइट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो याद करने के लिए कि ये जो सिंबल है, ये तीनों सिंबल किस चीज को शो करता है? इनइक्वलिटी को शो करता है। आप यहां पर लिख सकते हो क्या? इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को क्या करता है? शो करता है। ऑलराइट, तो यार अब आप ये पूछोगे कि सर फिर ये दोनों सिंबल को आप क्यों इंक्लूड नहीं किए? इन दोनों सिंबल को आप क्यों इंक्लूड नहीं किए? तो यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों सिंबल जो है वो एम्बिवर्ट नेचर का है। आप ऐसे कह सकते हो। एम्बिवर्ट नेचर कहने का मतलब ये ना तो कंप्लीटली इधर का है और ना ही कंप्लीटली उधर का है। वो कहाँ है? आप समझ रहे हो ना? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों जो है वो एम्बिवर्ट प्रकृति का है, ना कंप्लीटली इधर का ना कंप्लीटली उधर का, बीच बीच का है ये। ठीक है, तो ये जो है इसको आप कह सकते हो क्या कि ये इक्वलिटी को भी कभी होल्ड कर सकता है और कभी कभी इनइक्वलिटी को भी होल्ड कर सकता है। मतलब इसमें या तो इक्वलिटी होल्ड करेगा या फिर इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। मैं इसको इरेज करता हूं और फिर आपको कुछ और बताता हूं। प्लीज राइट इट डाउन। तो यार जब बच्चों के सामने कभी कभी इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता है तो उन्हें ये समझने में बहुत ही कठिनाइयां होती है कि कौन ग्रेटर है। मतलब ए ग्रेटर है बी से या फिर ए लेस है बी से। उनको समझने में मुश्किल होता है कि कैसे वो पहचान पाए कि ए ग्रेटर है या फिर ए लेस है बी से इस सिंबल के जरिए। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको पता है, आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तब तो अच्छी बात है। और अगर नहीं पता है तो इस ट्रिक को अगर आप जान लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। तो आप देखिए, मैं इसके लिए आपको यहां पर ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक में क्या है कि देखो, सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। अब इस यही सिंबल जो है कहीं पर लेस देन भी कहलाता है और कहीं पर ग्रेटर देन भी कहलाता है। तो इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, जिस भी क्वांटिटी के सामने ये जो सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल में क्या है? दो टाइप का मुंह है। आप ऐसे समझ सकते हो क्या? एक मुंह इसका छोटा है, ये जो है क्या है? स्मॉल मुंह है। ये छोटा मुंह है, ये आप देख सकते हो। ये क्या है? छोटा मुंह है। वही ये क्या है? ये बड़ा मुंह है। इस सिंबल का क्या है? ये जो है क्या है? बड़ा मुंह है। बड़ा मुंह है ना। और ये क्या है? ये छोटा मुंह है। ये क्या है? छोटा मुंह है। ये क्या है? छोटा मुंह है। तो देखो, ये जो बड़ा मुंह है फ्रेंड, जिस भी क्वांटिटी के तरफ बड़ा मुंह होगा वो क्वांटिटी क्या होगा? बड़ा होगा। और जिस क्वांटिटी के तरफ ये छोटा वाला मुंह होगा वो क्वांटिटी क्या होगा? छोटा होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये चीज याद रखते हो तो आपको समझो कि कोई परेशानी होगा ही नहीं। जैसे ये क्या है? बड़ा मुंह है, तो इसके साइड वाला जो भी होगा वो क्या होगा? लार्जर। ये है लार्जर मुंह। आप यहां पर लिख सकते हो क्या? ये क्या है? लार्जर है। ये लार्जर वाला मुंह है, तो इसका जो है वो क्या होगा? लॉन्गर होगा। इस साइड के जो भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? लॉन्गर होगा या ग्रेटर होगा। आप ऐसे कह सकते हो। ये क्या है? ये देख सकते हो स्मॉलर है। ये क्या है? स्मॉल मुंह है। स्मॉल मुंह है, तो इसके साइड का जो भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो आई थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन को देखो। यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए, इसके बाद ये सिंबल है बीच में और बी लिखा हुआ है। तो क्या आपको इसमें कोई कठिनाई होनी चाहिए इसको बताने में कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है? कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए यार। मैं आपको क्या बताया कि लार्जर मुंह का जो होगा, लार्जर मुंह के तरफ जो भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? लॉन्गर होगा या ग्रेटर होगा। और जो स्मॉलर साइड का होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा। आप देख सकते हो कि ए के तरफ क्या है? इसका बड़ा वाला मुंह है। बड़ा वाला मुंह है ए के तरफ। इसके वजह से क्या हो जाएगा? ए जो है क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा या फिर लॉन्गर हो जाएगा बी से। और बी की तरफ क्या है? छोटा वाला मुंह। बी की तरफ क्या है? छोटा वाला मुंह है। इसलिए बी क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा या फिर लेस हो जाएगा ए से। तो आई थिंक कि आपको इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पर आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो क्या कि ए इज ग्रेटर देन, आप ऐसे लिख सकते हो ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी इज स्मॉलर देन या लेस देन, बी इज लेस देन ए। समझ रहे हो आप? सिर्फ सिंबल को आपको ध्यान में रखना है कि जिसके तरफ, जिस भी क्वांटिटी के तरफ बड़ा वाला मुंह है वो क्या हो जाएगा? लॉन्गर हो जाएगा या ग्रेटर हो जाएगा। और जिसके तरफ छोटा वाला मुंह है वो क्या हो जाएगा?
स्मॉलर देन या फिर लेस देन। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन, मैं इसको इरेज करता हूं। तो यार अब हम लोग ये देखते हैं कि इनइक्वलिटी का डिफिनीशन हम लोग क्या दे सकते हैं। तो यार जैसे कि मैं आपको बताया कि जब भी दो वस्तुओं के वैल्यू में कोई समानता होता है तो क्या होल्ड करता है, इक्वलिटी होल्ड करता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर दो वस्तुओं को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो मैथमेटिकल टर्म में हम लोग कह सकते हैं क्या कि वो दोनों वस्तु इक्वल है। और साथ ही हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि उनके बीच में इक्वलिटी का संबंध है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनइक्वलिटी के, तो इनइक्वलिटी में हम लोग क्या कहेंगे कि जहां पर समानता विद्यमान नहीं है वो कहां पर क्या क्या विद्यमान होगा, असमानता विद्यमान होगा। अर्थात इनइक्वलिटी विद्यमान होगा, जहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है वहां पर क्या होल्ड करेगा, इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। यानी आप सिंपली क्या कह सकते हो इसके डिफिनीशन में इनइक्वलिटी के कि लैक ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर लिख भी देते हैं। क्या लिखिएगा डिफिनीशन में, लिखिए डिफिनीशन। डिफिनीशन में आप क्या लिखिएगा, यहां पर लिखिए लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी कॉस्ट में लिख दीजिए। अब लैक ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या होगा, या तो कोई क्वांटिटी ज्यादा होगा या फिर एक क्वांटिटी कम होगा। यही ना, दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो होगा क्या कि कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैक ऑफ इक्वालिटी कॉस्ट में आइदर वन एंटिटी इज ग्रेटर, यहां पर आप लिख दो आइदर वन एंटिटी, either one entity is greater or less than the other, less than the other। मतलब क्या कर रहे हैं हम कि लैक ऑफ इक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटी क्या होगा, जहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा वहां पर क्या होगा, इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि इनइक्वलिटी क्या है, लैक ऑफ इक्वालिटी ही क्या है, इनइक्वलिटी है। और लैक ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आइदर वन एंटिटी इज ग्रेटर और लेस देन द अदर। तो आप इस चीज को सिंपली लिख दो क्या कि लैक ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड लैक ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड व्हाट, इनइक्वलिटी। लैक ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। तो आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग इनइक्वलिटी का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं। तो अब यार हम लोग चलेंगे अपना टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है कि इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स में क्या क्या इनइक्वलिटी होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक ट्रायंगल में किस किस टाइप के इनइक्वलिटी विद्यमान होते हैं। अब तक हम लोग इनइक्वलिटी और इक्वलिटी के बारे में समझ रहे थे कि आखिर क्या है, इसमें किस किस टाइप के टर्म्स या फिर किस किस टाइप के सिंबल का उपयोग किया जाता है और किस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो यार अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल्स की ओर। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, असमानता। अब हम लोग को यही देखना है कि आखिर त्रिभुज के भीतर आखिर असमानता हो ही कहां सकता है। तो यार आप जब भी देखोगे तो किसी त्रिभुज के भीतर या तो उसकी भुजाओं में असमानता होगा या फिर उसके कोण में असमानता होगा। तो हम लोग यहां पर यही पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण में असमानता के कारण त्रिभुज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये अध्ययन करने वाले हैं कि किसी की त्रिभुज के भुजाओं में असमानता के कारण उसके कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर त्रिभुज के कोण में असमानता के कारण उसके भुजा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहां पर क्या किया, एक त्रिभुज का डायग्राम बना लिया, जो कि त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि इसमें PR जो है नहीं है इक्वल किसके, QR के, और QR जो है नहीं है इक्वल किसके, PQ के। यानी कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है, तीनों में से तीनों साइड जो है क्या है फ्रेंड,
तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का है। तो यार जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के भुजाओं में क्या है, असमानता है। तीनों भुजा क्या है, असमान है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि इसके असमानता का त्रिभुज पर क्या असर पड़ेगा आखिर। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा फ्रेंड्स कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा। तो चलिए इस फैक्ट को हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं। पहला फैक्ट इसमें क्या होगा, पहला इनइक्वालिटी इसमें यही होगा, आप लिख सकते हो कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it। इसका सीधा सा क्या मतलब है फ्रेंड कि अगर इस त्रिभुज में कोई भी भुजा समान लंबाई का नहीं हो, मतलब तीनों भुजा अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का है, तो जो भी इसमें सबसे बड़ा लेंथ का भुजा होगा उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। जैसे मान लो कि QR जो है सबसे ग्रेटेस्ट यहां पर साइड है, QR क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट अगर साइड है, तो एंगल P जो है वो क्या होगा, एंगल P सबसे ग्रेटर एंगल होगा। समझ में आ रही है बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे कि अगर QR सबसे ग्रेटेस्ट साइड है तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल अर्थात एंगल P सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको समझने के लिए ऐसे भी आप कह सकते हो कि यहां पर लिख सकते हो आप कि इफ क्या, अगर मान लो कि PQ जो है लेस है किससे, QR से। QR से क्या है, PQ लेस है, तो यहां पर होगा क्या कि एंगल में भी वही फर्क पड़ेगा। क्या कि PQ अगर, अब मान लो कि QR अगर ग्रेटर है PQ से, तो QR के अपोजिट का जो एंगल होगा ना फ्रेंड, वो एंगल भी ग्रेटर होगा किसके, PQ के अपोजिट एंगल से। कैसे, तो आप यहां पर देख लो PQ के अपोजिट एंगल कौन सा है, PQ के अपोजिट एंगल देख सकते हो कि एंगल R है, तो आप यहां पर लिख दो एंगल R। इससे ग्रेटर होगा कौन, QR का अपोजिट एंगल। QR का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल P। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या कि जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजा में कोई भी इक्वल नहीं है, तो जो ग्रेटेस्ट साइड होगा ना, उसके ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। तो यार आई थिंक कि आपको ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी त्रिभुज के जब हम लोग दो भुजाओं को कंपेयर करते हैं, तो जो भी भुजा लॉन्गर होता है उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होता है, लॉन्गर होता है। जैसा कि मैं आपको यहां पर बताया भी कि अगर PQ साइड जो है लेस है QR साइड से, तो PQ साइड का अपोजिट का जो एंगल होगा वो लेस होगा QR साइड के अपोजिट के एंगल से। तो यार इनइक्वालिटी का पहला प्रभाव तो यही हुआ। अब हम लोग इसके अपोजिट भी देख सकते हैं। अपोजिट क्या, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी त्रिभुज के ग्रेटर साइड के अपोजिट का एंगल ग्रेटर होता है, ये देख रहे थे। अब इसके अपोजिट आप क्या कहोगे कि किसी त्रिभुज के ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड भी क्या होता है, ग्रेटर होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। पहले मैं आपको क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब उसका उल्टा देखिए, उल्टा क्या कि किसी भी त्रिभुज के ग्रेटर एंगल के अपोजिट का साइड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो उस चीज को भी आप लिख लीजिए। ये हमारा क्या हुआ, इनइक्वालिटी का दूसरा प्रभाव आप कह सकते हैं। तो आप लिखिए कि इन अ ट्रायंगल द साइड अपोजिट to the larger angle is longer। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि किसी भी त्रिभुज में ग्रेटर एंगल जो होगा उसके अपोजिट का साइड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस फैक्ट को भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अब आप यहां पर तीसरा फैक्ट क्या लिख सकते हैं फ्रेंड कि द सम ऑफ
द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, any two sides of a triangle is greater than the third one। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव ही तीसरे भुजा से क्या होता है, ग्रेटर होता है। कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी भुजा ले लो, चाहे PQ ले लो, QR ले लो और PR ले लो, कोई भी भुजा ले लो, तो इन सब में अगर किसी भी दो को जोड़ोगे तो वो दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, तीसरा जो बच जाएगा उससे क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इस चीज को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन फिलहाल कि अभी आप बस इसको एज इट इज माइंड में रखिए इस बात को। बाद में प्रॉब्लम सोल्विंग के दौरान आप इस चीज को खुद सोल्व कर पाओगे, इतना आसान हो जाएगा सब चीज। तो फिलहाल आप इस चीज को लिख लीजिए। इसी का जस्ट हम लोग अपोजिट क्या देख सकते हैं, यहां पर क्या देखें कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन द थर्ड वन। यहां पर हम लोग इसका अपोजिट क्या देख सकते हैं, डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं फ्रेंड, आप यहां पर लिख लीजिए डिफरेंस के बारे में भी। ये थर्ड था ना और ये फोर्थ हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर में आप लिख सकते हो कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is what, less than the third one, less than the third one। इसमें क्या बताया आपको कि किसी भी दो भुजा के, यहां पर आपको ऊपर में बताया कि सम अगर करते हो तो तीसरा भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। वहीं अगर आप डिफरेंस करते हो दो भुजा का, तो वो दोनों भुजा का डिफरेंस सदैव ही क्या होता है, तीसरे भुजा से छोटा होता है। तो इस बात को भी आप माइंड में रखिएगा। हालांकि ये जो फैक्ट है फ्रेंड, वो ऊपर वाले फैक्ट से ही डिराइव्ड है ना, क्योंकि ऊपर में क्या कर रहा है, सम कह रहा है, तो उसी से हम लोग तो ये डिफरेंस को भी पता कर रहे हैं। तो अगर इस चीज से ये डिराइव्ड है तो इसको आप कह सकते हैं क्या, ये कोरोलरी भी कहा जा सकता है। ये क्या है, थ्योरम है, लेकिन ये क्या है, कोरोलरी है। तो आप इसको क्या लिखोगे, कोरोलरी। कोरोलरी क्या है, कोरोलरी थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यार आखिर ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है, तो यार मतलब बहुत सीधा सा है। मतलब बस इतना है कि आप मनमानी लेंथ के साइड को लेकर के किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना अनिवार्य होगा, तभी आप किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ कर पाओगे। अभी आप लोग 6th 7th तक या फिर देखो 5th तक हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी भी लेंथ के साइड को लेकर के ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यही देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है जिसको फुलफिल करना अनिवार्य होता है किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो यार जैसे क्राइटेरिया के लिए मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं, क्या क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x and y respectively, where x is greater than y आप यहां पर कर सकते हो, and the third one is z, then तो यार आपको यही ध्यान देना होगा कि अगर किसी त्रिभुज का दो साइड x और y है और तीसरा साइड z है, तो इन तीनों में क्या संबंध होगा, यानी तीनों साइड का लेंथ क्या होना चाहिए। उसके लिए क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि तीसरा साइड यानी z जो है वो ऑलवेज क्या होगा, x माइनस वाई से ग्रेटर होगा, कौन, z, और लेस होगा किससे, x प्लस वाई से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। ठीक है,
यानी इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है फ्रेंड कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड अगर एक्स वाई है और तीसरा साइड जेड है तो सदैव ही जो तीसरा साइड होगा वो क्या होगा, दो साइड के योग से कम होगा और दोनों साइड के अंतर से ज्यादा होगा। तो इस बात को भी आप माइंड में रखिएगा। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज राइट इट डाउन और उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा प्रश्न है फ्रेंड कि व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स टू साइड्स आर एज फॉलोड। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी त्रिभुज का आपको दो साइड का जो लेंथ है वो आपको यहां पर गिवन है और आपसे पूछता है कि फिर थर्ड साइड का लेंथ क्या होगा। तो यार इसके लिए मैं आपको बताया था क्या कि अगर किसी भी त्रिभुज का तीन साइड मान लो कि एक्स वाई और जेड है तो इसमें से कोई भी साइड मान लो कि हमको जेड साइड को फाइंड आउट करना है तो क्या कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, यहां पर क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन था क्या कि अगर x माइनस वाई हम लोग करें तो इससे ग्रेटर होना चाहिए क्या, तीसरा जो साइड होगा, और फिर इससे किससे लेस होना चाहिए, x प्लस वाई अगर करें तो हम क्या होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, तभी समझिएगा कि हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर पाएंगे उस लेंथ को लेकर के। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि त्रिभुज का जो तीसरा साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, दो साइड के योग से छोटा होगा और दो साइड के अंतर से ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग अपना जो प्रश्न है उसको वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि दो साइड यहां पर क्या दिया गया है, 2 और 6 दिया गया है। तो इसमें मान लीजिए कि तीसरा साइड जेड है। चलिए मान लेते हैं यहां पर मान लेते हैं क्या कि तीसरा साइड हमको जेड को फाइंड आउट करना है। तो जेड क्या होना चाहिए, इसमें जो भी ग्रेटर होगा, जैसे यहां पर देखिए 6 ग्रेटर है तो हम लोग क्या करेंगे 6 माइनस 2, यहां पर नीचे लिखिए आप क्या करेंगे 6 माइनस 2, क्योंकि x माइनस वाई है ना, आप ऐसे इसको लिख भी सकते हैं क्या कि x माइनस वाई, इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए जेड को, और इससे लेस होना चाहिए x प्लस वाई से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब मान लो कि ये जो साइड गिवन है वो कितना है, y है, और ये जो है गिवन वो कितना है, x है। मैं x और y को इसलिए यहां पर एक्सचेंज कर दिया क्योंकि यहां पर मान लेते हैं कि x जो है ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर होगा उसी में से तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि यार कभी भी आप देखो हाइट या फिर लेंथ हो, ये सब जो है क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि 5 मीटर जो है माइनस में होगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे 6 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो पॉजिटिव 4 होना चाहिए, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। त्रिभुज में जो आप यहाँ पर साइड को लीजिएगा वो साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइड होना चाहिए ना, क्योंकि निगेटिव साइड थोड़ी होगा वो। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x माइनस वाई, यहाँ पर x जो है 6 है और y जो है 2 है। मान लीजिए z को हमको फाइंड आउट करना है, तो z हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, z हम लोग सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यहाँ पर घटाइए 6 है ना, तो 6 माइनस 2 को लिख दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए z, और इसके बाद क्या होगा 6 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 6 प्लस 2। सिंपली आप क्या कर सकते हो, 6 माइनस 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, यहां पर z हो, और इस z जो है किससे लेस होगा, 8 से। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि z जो है वो हमेशा क्या होगा, 4 से ग्रेटर होगा, लेकिन 8 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, क्या क्या इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है उसको लिखना है। तो z का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू यहां पर है, आप लिख सकते हो पॉसिबल वैल्यू ऑफ z, पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। सिंपली आप क्या लिख सकते हो, अब देखो z क्या होना चाहिए, z हमेशा 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर a साइन होता, मान लीजिए कि ऐसे होता, इसका अर्थ हो जाता है कि 4 भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ क्या है, ग्रेटर साइड। यहां पर मैं ये नहीं बोला कि दो साइड के अंतर के बराबर होता है, मैं आपको क्या बता रहा हूं शुरू से ही कि दो साइड के अंतर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहां पर क्या है, 4 से ग्रेटर होगा, तो 4 से ग्रेटर होगा मतलब क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर क्या होगा 6 हो सकता है, फिर क्या होगा 7 हो सकता है, 8 भी होगा क्या, तो 8 नहीं हो सकता। क्यों 8 नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि z का जो वैल्यू है वो क्या है, हमेशा 8 से कम होगा। क्या होगा यहाँ पर, एक कंडीशन हमको क्या बता रहा है, इस कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है कि z जो है 4 से तो बड़ा है लेकिन 8 से क्या है, छोटा है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। तो 4 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। 8 हम लोग इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहां क्या कर रहा है, 8 बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो हमको क्या लेना है, इसके रेंज के भीतर के ही संख्या को तो लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबल वैल्यू ऑफ z क्या हो जा सकता है,
5, 6 और 7, यानी कि त्रिभुज का जो तीसरा साइड होगा वो 5, 6 और 7 होगा, तभी त्रिभुज क्या होगा, बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यानी इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आप एक साइड 2 और एक साइड 6 लेते हो तो तीसरा साइड जो होगा वो हमेशा आपका 5, 6 या 7 ही होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कोई भी लेते हो तो वो क्रिएट नहीं हो पाएगा ट्रायंगल। हाँ, यहाँ पर आप पॉइंट में भी ले सकते थे, लेकिन पॉइंट में हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन कि इंटीजर वैल्यू, हम लोग को सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो इंटीजर वैल्यू में क्या हुआ, 5, 6 और 7 को लेकर के ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। और इसी तरह से आप इसको भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इसको भी सोल्व करना बेहद ईजी है। कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको भी हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए देखिए। अगर आप प्रोसेस को सिंपली फॉलो करते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाइएगा, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक कि आप ये तो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इजी है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसमें तो इक्वल है तो कोई भी आप ले लो, x है, y है और z आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हमेशा जो z होगा यानी तीसरा जो साइड होगा वो क्या होना चाहिए, x माइनस वाई से ग्रेटर होना चाहिए और x प्लस वाई से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यही कंडीशन था ना, इस कंडीशन को आप माइंड में रखिएगा। तीसरा साइड हमेशा क्या होना चाहिए, दो साइड के अंतर से ज्यादा होना चाहिए और दो साइड के योग से कम होना चाहिए। तो अब देखिए x माइनस वाई, यहाँ पर क्या है 7 माइनस 7, एक्स वाई किसी एक को ले लेते हैं, x इसको और y इसको। तो इसमें से आप घटाइएगा तो क्या होगा, घटा दीजिए इसी के सामने, आप यहाँ पर लिखिएगा 7 माइनस 7, इससे ग्रेटर होगा क्या z और इससे लेस होगा क्या, 7 प्लस 7 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिंपली इसको सोल्व कर दीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0 और यहाँ पर इससे क्या होगा, ग्रेटर है z और किससे लेस होगा, 14 से। अब देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है फ्रेंड, वो कंडीशन हमको क्या बताता है, आप कंडीशन को देखिए और खुद से यहाँ पर वैल्यू को लिखने का प्रयास कीजिए। हमको क्या कहता है, z का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है, इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो z का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ z क्या क्या हो सकता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि 0 से तो ग्रेटर होगा। अब 0 से ग्रेटर होगा मतलब क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ पर लिख दो 0 से ग्रेटर क्या होगा, 1 होगा। फिर देखो 2 होगा, फिर देखो 3 होगा, फिर क्या 4 होगा, 5, 6, 7, 8। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले रहे हैं, डेसिमल वाला वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही इंटीजर में कह रहा है। तो हम लोग इस तरीका से लेते जा रहे हैं और ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा, 14 तक। कहाँ तक चला जाए, सॉरी 14 तक नहीं है, कहाँ तक चला जाएगा, 13 तक। क्यों 14 तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 अगर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 14 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 0 से ज़्यादा क्या है 1 और 14 से कम कितना है, तो 13। तो हम लोग क्या लेंगे, 13 तक ये वैल्यू जाएगा। यानी अगर आप किसी भी त्रिभुज का दो साइड अगर 7 लेंथ का लेते हो तो अगला जो साइड होगा वो इन्हीं किसी एक में से आपको लेना होगा, तभी हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ कर पाएंगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड। अब देखिए, अब हम लोग अपने थर्ड वाले प्रश्न को सोल्व करने जा रहे हैं। ये भी ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, इसको भी आप बेहद इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बस उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है यार। कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करते हो तो बेहद इजीली आपका हर कुछ सोल्व होता चला जाएगा। सिंपली आप इसमें भी क्या करोगे, मान लो कि यहाँ पर x है और ये क्या है, y है। मैं x इसलिए ले रहा हूँ, आप y माइनस एक्स भी कर सकते हो। मतलब ध्यान ये देना है कि ज़्यादा में से हम छोटा को घटा रहे हैं, जो ज़्यादा वाला है उसमें से छोटा को घटाएंगे ना, क्योंकि लेंथ अगर निगेटिव थोड़ी आप बोलोगे कि मैं 5 किलोमीटर निगेटिव में चल कर आ रहा हूँ। अब वो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन लेंथ अगर आप मापते हो कि ये 5 मीटर है या फिर ये 5 फीट है या फिर हम लोग कुछ भी मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही तो होता है यार। अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो तो ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव ही लाइन लोगे ना, उसमें निगेटिव लाइन लेकर के थोड़ी ड्रॉ करोगे। तो यही कहने का मतलब है कि आप जो भी लोगे यहाँ पर वो क्या करोगे, ग्रेटर वाले में से लेस वाले को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर फिर से वही चीज होगा, क्या होगा, x माइनस वाई, इससे ग्रेटर होना चाहिए तीसरा जो साइड होगा
और लेस होना चाहिए किससे, x प्लस वाई से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब ऐसा है तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 इससे लेस होना चाहिए, सॉरी इससे 8 माइनस 4 से ग्रेटर होना चाहिए जेड को, और किससे लेस होना चाहिए, 8 प्लस 4 से। अब आप देखो, अब आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे जेड को क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। फिर से वही सिंपल सा हम लोग को सोल्व करना है क्या, कि जेड का पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, जेड क्या क्या हो सकता है, तो जेड आपका हो सकता है क्या, 4 से तो ग्रेटर होगा और 12 से क्या होगा, कम होगा। तो 4 से ग्रेटर में आप क्या क्या लोगे, लेते जाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगे क्या, नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि क्या बताया था मैं कि हमेशा जो है क्या होगा, दो भुजा के सम से क्या होगा, लेस होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो 12 से क्या होगा, हमेशा लेस होगा, यानी 12 से कम ही हम यहाँ पर लेंगे, 12 के बराबर या ज़्यादा नहीं लेंगे। यानी फिर से वही बात कि आप अगर त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हो 4 और 8 सेंटीमीटर, मीटर या फिर जो भी हो लेंथ को लेकर के, तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, इन्हीं किसी इंटीजर वैल्यू को वाले एक और साइड को लेकर के आप ट्रायंगल ड्रॉ कर पाओगे। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं। डी जो है उसमें क्या करोगे, x माइनस वाई, मान लो ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, z आपको फाइंड करना है। क्या करोगे, फिर से कुछ नहीं, x माइनस वाई, इससे ग्रेटर होना चाहिए z को, और किससे लेस होना चाहिए, x प्लस वाई से। सिंपली कुछ करना नहीं है यार, 9 माइनस 3 करेंगे, इससे ग्रेटर होना चाहिए, और x प्लस वाई क्या होगा, 9 प्लस 3, इससे लेस होना चाहिए। अब देखो 9 माइनस 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा, इससे ग्रेटर होना चाहिए, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसके क्या होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए। तो अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर z का पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सिंपली आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, क्या होगा, अब 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 से ग्रेटर क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, 7 से फिर क्या होगा, 8 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर हो सकता है क्या, 6 से ग्रेटर वाला बोल रहा हूं, तो 6 से ग्रेटर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इससे आगे नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 12 से कम ही होना चाहिए, 12 के बराबर नहीं हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 से कम ही लेंगे। तो 12 से कम क्या होगा, 11 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हो, और अगर आप दो साइड 3 और 9 सेंटीमीटर या मीटर लेकर के आप सोल्व कर रहे हो, तो आपको तीसरा जो साइड लेना होगा वो हमेशा ही क्या लेना होगा, 7, 8, इसी में से किसी एक साइड को आपको लेना होगा, अगर आप इंटीजर वैल्यू को ले रहे हो तब। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो प्लीज राइट इट डाउन, और उसके बाद मैं एक और प्रश्न लेता हूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि मेक अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3.6, 4.6 एंड 8.4 रिस्पेक्टिवली। साथ ही आपसे पूछता है कि क्या ये क्वेश्चन सही है, अगर हाँ सही है तो यानी क्या रीजन है आपके पास कि ये क्वेश्चन सही है, वैलिड रीजन दीजिए। तो बेहद सिंपल है यार, कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि हम लोग कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे। हालांकि क्वेश्चन काफी इजी है, हम लोग को क्या करना है, सिंपली जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और आप बेहद इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के दो साइड का सम सदैव ही क्या होना चाहिए, तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि साइड क्या दिया हुआ है, साइड का लेंथ। तो मान लीजिए यहां पर क्या दिया है आपको, 3.6 दिया है, इसके बाद आपको क्या दिया, 4.6 दिया, और क्या दिया, 8.4 दिया है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इसको नॉमिनेट कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि इस साइड का नाम A है, इसका B है, इसका C है। तो अगर हम लोग को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस साइड के मदद से, तो क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया को इसको फुलफिल करना चाहिए। तो सिंपली क्राइटेरिया यही है कि किसी भी दो साइड को हम लोग ले लें और उसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो तीसरा साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि इस साइड और इस साइड को हम ले लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि क्रिएशन करना हो, तो क्रिएशन करने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब भी दो साइड को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमेशा तीसरा साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। मतलब कि अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करें तो C से ग्रेटर होना चाहिए। अगर होता है तभी हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल को ड्रॉ करना संभव है, अदरवाइज क्या बोल देंगे कि संभव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी को निकाल करके चेक कर लेते हैं। तो यहां पर निकालिए आप कि a प्लस बी क्या होगा, निकाल लेते हैं यहां पर a प्लस बी बराबर अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, 3.6
प्लस 4.6 ऐड कीजिए, क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, 8.2 आप ऐसे कह सकते हैं। क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या होगा 8.2। हालांकि यहां पर आप देखिए कि c बराबर हमें क्या दिया है, c जो है यहां पर क्या दिया है 8.4 और दो साइड का सम क्या आ रहा है, दो साइड का सम आ रहा है क्या 8.2। यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है फ्रेंड वो क्या है C से ग्रेटर नहीं है। यानी दो साइड का सम जो है तीसरा साइड से क्या है ग्रेटर नहीं है। और अगर ग्रेटर नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल। हम लोग इस लेंथ के साइड को लेकर के ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया को ही ये फुलफिल नहीं कर रहा है। दो साइड को लेकर के जब हम लोग ऐड किए तो कितना आ रहा था 8.2 और तीसरा साइड क्या है 8.4 जो कि इक्वल है नहीं, ग्रेटर है नहीं दोनों का सम। तो फॉर्मेशन क्या होगा या फिर क्रिएशन क्या होगा ट्रायंगल का, असंभव होगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए हैं कि ये इससे हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या हम लोग पूछ रहा है कि क्या इज दिस क्वेश्चन करेक्ट, क्या ये क्वेश्चन सही है? तो करेक्ट नहीं है यानी सही नहीं है। तो आप क्या लिखिएगा नो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। ऑलराइट, अब आपसे पूछता है कि रीजन क्या है, आपसे क्या पूछता है कि राइट विथ रीजन। तो हम लोग यहां लिख देंगे कि ये क्वेश्चन तो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सिंस द सम ऑफ two sides of a triangle is not greater than the third one, third one. Therefore creation of triangle is impossible। क्रिएशन ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल होगा? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन और उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड। तो यहां पर मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखा हूं फ्रेंड। इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करते हुए हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यार सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट कहता है। बेसिकली ये स्टेटमेंट कुछ नहीं बल्कि एक थ्योरम ही है, लेकिन ये थ्योरम भी किसी और थ्योरम से डिराइव्ड है। यानी आप कह सकते हो कि एक एग्जिस्टिंग थ्योरम से डिराइव्ड थ्योरम है। और मैं आपको बताया था क्या कि एग्जिस्टिंग थ्योरम से डिराइव्ड थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोलरी कहते हैं। तो आप कह सकते हो क्या कि ये एक कोरोलरी है जिसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्न में कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन या फिर ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग को क्या कहता है। तो ये कहता बस यही है फ्रेंड कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट is the shortest। the perpendicular line segment is the shortest। इसका सिंपल सा मतलब बस यही है कि एक लाइन ले लो, आप कोई भी एक लाइन मान लो कि आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो, तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लो ऊपर जो कि इस लाइन पर स्थित नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कोई भी एक लाइन ले लो और एक पॉइंट ले लो और वो पॉइंट इस लाइन पर क्या होना चाहिए? लाइन नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप जितना भी लाइन इस पर खींचोगे, इस लाइन पर खींचोगे, जितना ज़्यादा आप लाइन सेगमेंट खींचोगे उन सब में क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यानी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। यही ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब यही है। फिर से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये स्टेटमेंट बस बेसिकली यही कहता है
कि आप एक लाइन ले लो और एक पॉइंट ले लो, वो जो पॉइंट लोगे वो इस लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए। तो मान लिया मैं क्या कि यहाँ पर कोई लाइन ले लिए, एक लाइन ले लिया और एक पॉइंट ले लिया जो इस पर लाई नहीं कर रहा था। अब इस पॉइंट से जितने आप लाइन को ड्रॉ करोगे इस एग्जिस्टिंग लाइन पर जो मैंने ऑलरेडी लिया है, जितना ज़्यादा लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे उसमें जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट वन होगा। ये चीज़ हम लोग को डायरेक्टली याद कर लेना है। इसको हम लोग अभी प्रूव भी करके देखेंगे, आपको प्रूव भी करके बताएंगे कि कैसे मान ले कि लाइन सेगमेंट जो है सबसे शॉर्टेस्ट होगा परपेंडिकुलर वाला। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको डायरेक्टली मेमोराइज भी कर सकते हो। क्या कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। और वो तो आप देखने पर भी पता चलता है। हाँ यार, आप खुद यहाँ पर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो उससे भी क्या पता चलता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट से तो छोटा ही होगा, इस लाइन सेगमेंट से तो छोटा ही होगा, या फिर इधर वाला से देख लो ये भी छोटा ही होगा। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। अब रही बात कि हम लोग कैसे मान ले विदाउट एनी प्रूफ, तो खैर तो हम लोग ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ तो पता कर ही सकते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के अलावा हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ भी करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा लाइन सेगमेंट ना ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगर एक के लिए सही हुआ तो पूरा के लिए सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसको मैं इरेज कर लिया, ऑलराइट। अब देखिए इसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए। चलिए लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट के बाद क्या कहता है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी हम लोग ड्रॉ कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस आसानी से आप देखते रहो, आप देखते जाओगे हर कुछ समझ जाओगे। इसके बाद क्या कहता है कि जितना आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे उस सबसे क्या होगा, छोटा होगा कौन, परपेंडिकुलर वाला। तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ किया। हालांकि जैसा कि मैं आपको बताया कि और आप जो है और भी ज़्यादा लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करोगे, चाहे जितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो दोनों तरफ, लेकिन सब में क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट वन होगा, सबसे छोटा होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पर प्रूव करने के लिए एक लाइन सेगमेंट ले लिए, क्योंकि एक से ही काम चल जाएगा। अब सबको मतलब एक के लिए हम लोग प्रूव कर लिए, इसका क्या मतलब, इतना ज़्यादा लाइन लोगे उन सब के लिए ये बात सत्य है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को ले लिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ले लिया। अब हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसका नाम पी आर, और मान लो कि इसका नाम हम लोग एस दे दिए। आप इस चीज़ को स्टेटमेंट के फॉर्म में तो यहाँ पर आप लिख ही लोगे। आप यहाँ मान लो कि हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। अब देखो स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसको बस आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट तो आप लिख ही लोगे ना यार, कि मान लिया कि एल जो है एक लाइन है, पी जो है एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर जो है लाइन नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप स्टेटमेंट तो खुद लिख लोगे। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है यानी पी आर जो लाइन सेगमेंट है वो पी एस से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज़ प्रूव करना है। हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं क्या प्रूव करना है, पी आर जो लाइन सेगमेंट है वो छोटा होगा किससे, पी एस से। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इन ट्रेंगल पी आर एस में, पी आर एस ट्रेंगल में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रेंगल पी आर एस। अब पी आर एस ट्रेंगल में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये जो एंगल है फ्रेंड, एंगल आर कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल आर जो है 90 डिग्री का बन रहा है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देख रहे हो, तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे कि इन ट्रेंगल पी आर एस क्या है, एंगल आर जो है कितने डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप इस त्रिभुज में ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों एंगल का सम को क्या होना चाहिए, सम जो होगा बाकी के दो एंगल का उसको भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री की ही इक्वल होना चाहिए। दोनों का सम मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अकेले 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होगा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे सम को और प्लस में इस अनदर एंगल को, तो हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। यानी कहने का मतलब कि ये तो 90 है ही
और इसमें से कोई भी एक एंगल ले लो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल की, तो इस एंगल को अगर हम लोग लेते हैं फ्रेंड एंगल एस को, तो एंगल एस क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा ना, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम हो। तो 90 से कम है तभी तो दोनों का सम 90 के इक्वल हो रहा है, यानी ऑब्वियसली है कि ये दोनों में अगर हम लोग सेपरेटली बात करें दोनों एंगल की, तो दोनों एंगल क्या होगा, 90 से तो कम ही होगा। यानी सिंपल सी बात है कि एंगल एस क्या है, एक एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल है इसका क्या मतलब हुआ कि 90 से छोटा है। एंगल एस हम लोग अगर बात करें तो वो क्या है, 90 से छोटा है। आप यहां पर लिख सकते हो, और यहां पर लिख दो आप क्या, कि एंगल एस क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कि अगर ये एक्यूट एंगल है तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट एंगल आर क्या है, ग्रेटर होगा किससे, एंगल एस से। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ग्रेटर होता है एक्यूट एंगल से, एक्यूट तो 90 से छोटा होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के ग्रेटेस्ट एंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है, या फिर इसका उल्टा भी बताया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल के ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट का एंगल भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट एंगल होता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल क्या है, एंगल आर जो है ग्रेटर है किससे, एंगल एस से। तो एंगल आर अगर ग्रेटर है फ्रेंड, तो एंगल आर के अपोजिट का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, एंगल एस के अपोजिट के साइड से ग्रेटर होगा। तो चलिए इस बात को भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल आर के अपोजिट साइड, अब आप देखो कि एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल आर है, और एंगल आर के अपोजिट साइड क्या है, पीएस साइड। कौन सा साइड है अपोजिट में, पीएस। तो आप यहाँ पर लिख दो कि पीएस जो साइड है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल एस के अपोजिट के साइड से। तो एंगल एस के अपोजिट का साइड कौन है, एंगल एस का अपोजिट आप देख सकते हो कि पीआर जो है अपोजिट में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, एंगल एस के अपोजिट में कौन है, पीआर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रूव कर पा रहे हैं कि पीएस जो है साइड वो ग्रेटर होगा किससे, पीआर से। अब इसी चीज को आप चाहो तो उल्टा करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि पीआर जो है वो क्या है, लेस है पीएस से। लिख सकते हो पीएस साइड क्या है, ग्रेटर है। हम लोग क्या प्रूव किए, ग्रेटर है पीएस जो है पीआर से। तो वही बात है ना यार, आप पीएस को बोल दो कि ग्रेटर है पीआर से, या फिर पीआर को बोल दो कि लेस है पीएस से। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ इसको एक्सचेंज करके पोजीशन को, यानी पीआर क्या है, लेस है पीएस से। यही चीज हम लोग को क्या था, प्रूव करना था कि पीआर जो है लेस होगा पीएस से, और वो चीज हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली प्रूव्ड कर दी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रूव्ड। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा यार। और इसको प्रूव तो कर दिए, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि अपने आने वाले प्रश्नों में इस स्टेटमेंट का हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं क्या बताया आपको कि ये कोरोलरी है, और कोरोलरी हो, थ्योरम हो, इस सब को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं सोल्व करने के लिए। तो इसको भी हम लोग सोल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट लेते हैं जो कि उस लाइन पर नहीं है, तो उससे ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट, तो जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर वाला होगा वो क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा या फिर सबसे छोटा होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड एंड लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 एल्टीट्यूड। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सदैव ही ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड के सम से ज्यादा होता है। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, बट बिफोर प्रूविंग इट आई विल रिक्वेस्ट यू टू ट्राई इट बाय योर ओन। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और खुद से इसे ट्राई कीजिए सोल्व करने का। अगर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को जब चाहे ओपन कीजिएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसको प्रूव करने। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग लिखते हैं सिंपली सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं डायग्राम आपको ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ टाइम कंजप्शन के कारण। अब आप यहाँ पर क्लियरली क्या देख सकते हो कि अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल PQS में, अगर आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, और अगर हम लोग बात करें क्या ट्रायंगल PQS में, अगर PQS में आप देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। एल्टीट्यूड यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो सब जगह क्या है, तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो इसमें आप देख सकते हो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बन रहा है,
ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो कि एंगल एस क्या होगा, एंगल एस क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल एस जो है 90 डिग्री का है। और एंगल क्यू की अगर बात करें हम लोग तो एंगल क्यू क्या है, एक एक्यूट एंगल है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्या कि ये दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल। अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो सेपरेटली क्या है, एक्यूट एंगल ही है ना। तो एंगल क्यू की बात करें तो क्यू क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पर आप लिख दो एंगल क्यू क्या होगा, एक्यूट एंगल। और इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि एंगल एस जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल क्यू से। आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर क्या, एंगल एस क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल क्यू से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर एंगल एस जो है फ्रेंड वो ग्रेटर है एंगल क्यू से तो इसके अपोजिट का जो साइड होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो चलिए वो भी उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंगल एस के अपोजिट साइड को देखिए, एंगल एस के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, पी क्यू। क्या है, अपोजिट साइड जो है वो क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एस का अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू। ये ग्रेटर होगा किससे, ये ग्रेटर होगा किससे, एंगल क्यू के अपोजिट। तो एंगल क्यू के अपोजिट में देखिए क्या है, पी एस है ना। हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ट्रेंगल क्यू टी आर में देखो, क्या, ट्रेंगल क्यू टी आर, ट्रेंगल क्यू टी आर में अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू टी आर में आप क्या देखोगे, क्यू टी आर में आप देखोगे कि क्यू आर जो है वो ग्रेटर होगा किससे, क्यू आर जो साइड होगा फ्रेंड वो ग्रेटर होगा किससे, क्यू टी से, क्यू टी से। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग जैसे ऊपर किए वैसे ही अगर हम लोग नीचे करेंगे, आप यहां पर लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली जैसा कि हम लोग जैसे ऊपर किए हैं यार, ऊपर में जैसे कि हम लोग किए एक्यूट एंगल वैसा ही इसमें भी एक्यूट एंगल होगा। वैसे ही अगर करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे कि क्यू आर जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा क्यू टी से। और ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड आप इसको मान सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखो ट्रेंगल पी एल आर को, ट्रेंगल पी एल आर को अगर आप देखोगे, ट्रेंगल पी एल आर को अगर आप देखोगे तो इसमें आप क्या पाओगे, इसमें आप देखोगे पी एल आर में क्या मिलेगा आपको कि पी आर जो साइड है वो ग्रेटर हो रहा है किससे, एल आर से। तो इस चीज को भी आप यहां पर लिख दीजिए क्या, कि पी आर जो साइड है वो ग्रेटर हो रहा है किससे, एल आर से। और इसको आप कितना, इक्वेशन थर्ड बना दीजिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस आप ऑब्जर्व करते जाओ और आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा हर चीज। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिल गया। तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, LHS एक साथ और RHS एक साथ। LHS में देखो PQ है, QR है, PR है, सब तीनों का LHS देखो, तीनों का LHS क्या हो जाएगा, एक साथ ऐड हो जाएगा। आप यहां पर लिख दो बाय एडिंग ऑल थ्री इक्वेशंस क्या होगा, तीनों को ऐड करो। LHS देखो, इसका LHS क्या है, PQ, ऐड करो, प्लस इसका LHS देखो QR, प्लस इसका LHS PR। और ये सब ग्रेटर होगा किससे, इस साइड में देखते जाओ, ये क्या है, PS, QT साथ में रहेगा ना इसका, प्लस में QT प्लस क्या होगा, इसे LR से, तो यहाँ पर क्या होगा, LR। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव कर दिए यहाँ पर कि PQ प्लस QR प्लस PR। अब यहाँ पर देखो कि PQ प्लस QR प्लस PR है क्या, आप यहाँ पर देख सकते हो PQ प्लस QR और प्लस में PR, ये किसके बराबर है, ये सॉरी बराबर नहीं, ये ग्रेटर है किससे, PS प्लस QT प्लस LR। अब PS प्लस QT प्लस LR है क्या, तो आप यहाँ पर देखो PS प्लस QT प्लस LR, ये सब क्या है, एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड का जो सम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एल्टीट्यूड का जो सम है तीनों एल्टीट्यूड का, वो क्या है, ये PQ प्लस QR प्लस PR है क्या, त्रिभुज के तीनों साइड का सम ही तो है। और त्रिभुज के तीनों साइड का सम क्या है, त्रिभुज का पेरीमीटर है। और त्रिभुज के पेरीमीटर क्या है, ग्रेटर है तीनों एल्टीट्यूड के सम से। और ये चीज हम लोग क्या कर दिए,
प्रूव कर दिया। आप स्टेटमेंट को नीचे लिख लेना, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आई थिंक आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपको HW में देना चाहता हूँ। आप घर पर उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं सोल्व होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दूंगा। तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, तीनों एल्टीट्यूड के सम के इक्वल होता है। लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो एल्टीट्यूड नहीं, आप यहाँ से एल्टीट्यूड को मिटा दो, एल्टीट्यूड को क्या करो, मिटार देते हैं, इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, एल्टीट्यूड की जगह मीडियन। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, मीडियन। ये क्वेश्चन को आप घर से सोल्व करने का कोशिश करना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप HW ऐसे लिख लो। इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करने का कोशिश करना। अभी हम लोग जो प्रूव किए वो किस लिए प्रूव किए, एल्टीट्यूड के केस में। जब एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब ये जो हाइट है एल्टीट्यूड है, इसके केस में हम लोग प्रूव किए। अब जो मैं आपको प्रूव करने को बोल रहा हूँ वो मीडियन के केस में बोल रहा हूँ। मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ क्या डिफरेंस है। तो आप मीडियन के केस में इस चीज़ को प्रूव कीजिएगा। अगर सोल्व नहीं होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अगले दिन इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि इन द गिवन फिगर AC इज ग्रेटर देन AB एंड D इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट AB बराबर AD। तो आपको ये प्रूव करना है कि CD जो है वो लेस होगा किससे, BC से। इसका सीधा सा मतलब है, आप डायग्राम को देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया हूँ ड्यू टू टाइम कंजप्शन, तो आप इसको देखिए। इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है कि AC जो है AB से ग्रेटर है, यानी ये जो साइड AC आप देख रहे हैं वो साइड AB से क्या है, ग्रेटर है, और AC साइड पर D कोई क्या है, पॉइंट है। इस तरीका से ही पॉइंट है D कि AB जो डिस्टेंस है फ्रेंड, यानी AB साइड जो है, ये जो साइड है आप देख रहे हैं, AB जो साइड है वो इक्वल है किसके, AD के। ऐसा दिया गया है इसमें कि AB जो है किसके इक्वल है, AD के। इस तरीके से ये D पॉइंट है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि CD जो है, यानी ये देखिए CD जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी किससे लेस होगा, BC से। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सोल्व करने का। अगर नहीं होता है तो वीडियो को आप जब चाहे ओपन कीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। यार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे तो आई थिंक कि आपके पास कोई भी बुक आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलिए ये हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, मैं आपको अभी बताया कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम अगर करते हो तो हमेशा क्या होता है, तीसरा से ग्रेटर होता है। तो चलिए हम लोग सम करते हैं। मान लीजिए कि मैं साइड AB को लेता हूं और साइड BC को लेता हूं। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ यार, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस आइडिया आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो आप खुद भी लिख सकते हो। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस AB प्लस BC ले रहा हूँ, साइड AB और साइड BC, चलिए ले लिया। ये दोनों साइड का सम जो होगा फ्रेंड वो होना चाहिए किससे, तीसरा साइड से। तो तीसरा साइड हमारा क्या है, AC। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AC। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब देखिए इसी चीज़ को और एक्सपेंड करके लिख देते हैं। कैसे, वो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB प्लस BC, और यहाँ पर AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए AC क्या है, AD प्लस DC। AC क्या है, कंप्लीटली सम है किसका, AD का और DC का। तो इसको एक्सप्लिट करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, AD प्लस DC। चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, AD प्लस DC। ठीक है, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस जो क्वेश्चन है बस ऑब्जर्व करते जाइए कि हमको क्वेश्चन कहा क्या है, और अब अपने डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। AD प्लस DC में लिख दिया। अब देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या कि AB जो है इक्वल है किसके, AD के। तो AB जो है इक्वल है AD के, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से AB का बराबर जो है AD, AB के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, AD को रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा वो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है क्या कि AB जो है AD के इक्वल है, तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे और AB की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, AD प्लस में यहाँ क्या होगा, BC ग्रेटर है किससे, AD से प्लस DC से। अब देखिए अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है, इधर भी देखिए AD है, इधर भी AD है, दोनों तरफ से AD क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे आप बराबर में देखते हो ना कि अगर x प्लस वाई है
और इक्वल में यहाँ पर क्या है, x प्लस जेड है, तो क्या होता है, x कैंसिल आउट होता है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, बस आप इधर देखो कि इधर पॉजिटिव में है और इधर भी पॉजिटिव में है, दोनों तरफ है, तो सिंपली जैसे हम लोग बराबर में साइन में काटते हैं उसी तरीका से इधर भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एडी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि यहाँ इसे काटने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर जो है क्या होगा, एडी और यहाँ पर भी एडी, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब एडी एलिमिनेट होगा फ्रेंड, तो वो क्या बच जाएगा, यहाँ पर एडी तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, BC ग्रेटर बचेगा किससे, DC से। और यही प्रूव करना था हम लोग को, BC ग्रेटर होगा किससे, DC से। हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन को एक्सचेंज करके लिखा है, तो हम लोग भी पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि DC जो है वो क्या होगा, लेस होगा किससे, BC से। यही प्रूव करना था और हम लोग सक्सेसफुली प्रूव कर दिए। तो आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा यार आज के सेशन में। और अगर आप आज जितना मैं आपको बताया, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हो, वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक कि आपको समझ ना आ जाए कम्प्लीटली। और इसके बाद आई थिंक कि अगर अच्छे से समझ जाओगे एक बार, तो आपके समझ चाहे एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए या फिर आप किसी भी बुक को ले लो, आपसे सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।